रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है हमारे साथ, जिनके ऊपर दो अन्य मंत्रालयों की भी जिम्मेदारी है, आईटी और टेलीकॉम। सर, रेल पर विशेष बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो बजट हुआ उसमें आपके तीनों मंत्रालयों की क्या विशेष उपलब्धियां रहीं? मैं शुरू में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। रेलवे के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन किया है। 1,37,000 करोड़ का एलोकेशन है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। रेलवे में बहुत वर्षों से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। पिछले वर्ष बहुत अच्छा था, 1,10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। इस साल 1,37,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। इससे पैसेंजर एक्सपीरियंस की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे स्टेशन हो, नए ट्रेन्स हो, सेफ्टी के लिए कवच का ऐलान हुआ, रूरल एरियाज़ में अपने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों के लिए, छोटे किसानों के लिए नई फैसिलिटीज़ क्रिएट हो, तो ये सब रेलवे के लिए एक पाथ ब्रेकिंग है, भविष्य को बदलने वाला बजट है। जो टेलीकॉम है और आईटी विभाग है, उसके लिए भी कुछ खास उपलब्धियां रहीं? बिल्कुल, आईटी को भारत की इकोनॉमी का एक सेंटर पीस माना गया है इस बजट में। डिजिटल क्यों ऐसा हो कि जो हम शहरों में रहते हैं, जो हमको फैसिलिटीज़ मिल रही है, वैसी की वैसी फैसिलिटीज़ गांव दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों न मिले, ये सोच के साथ पूरा बजट बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसी लेवल की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो कि शहरों में मिलती है। तो आईटी हो, टेलीकॉम में पूरी की पूरी सोच है कि 5G का रोल आउट भी हो और 5G का पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक भारत में डेवलप होके हम भारत में उसको प्रूव करें और प्रूव करके विदेशों में एक्सपर्ट करें। तो इतनी प्रोग्रेस है। 5G का कोर डेवलप हो रहा है, 5G का रेडियो नेटवर्क डेवलप हो रहा है। टेलीकॉम इक्विपमेंट में 35 मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चरिंग चालू कर चुके हैं। हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गई है। पहली बार 5G के स्टैंडर्ड्स में भारत का आईपी राइट्स इंक्लूड हुआ है जिनेवा में। तो ये एक ऐसी उपलब्धियां हैं जिससे एक देश का भविष्य, एक उज्जवल भविष्य जो हमारा अमृत काल में प्रवेश किए हैं, उस अमृत काल में देश किस तरह से आगे बढ़े, उसकी फाउंडेशन है ये। सर, आपने बहुत अच्छी तरह मुझे समझाया था। जो 5G का मसला है अमेरिका में उठा, वो किस तरीके से भारत में जब 5G आएगा तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, किसी भी प्लेन का ज़मीन से कितनी हाइट है वो मेजरमेंट होता है ऑल्टीमीटर से। ऑल्टीमीटर क्या करता है, अपने इक्विपमेंट से एक नीचे वेव नीचे की तरफ फेंक रहा है ज़मीन तक, ज़मीन से टकराई वापस ऊपर आई, उससे उसकी हाइट कितनी है वो पता चल जाती है। 150 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, इस तरह से। उस बीम में, उस वेव में जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी अमेरिका में 5G की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ी हुई थी, बहुत नज़दीक थी। भारत में ऐसा नहीं। भारत में ये दोनों फ्रीक्वेंसीज एकदम दूर दूर है, यानी बहुत सारा गैप है, तो कोई इंटरफेरेंस का प्रश्न ही नहीं उठता। तो वो सेफ्टी कंसर्न भारत में नहीं है। सर, रेलवे में 400 वंदे भारत आने की बात है, तो क्या प्लानिंग है, इसका ब्लूप्रिंट क्या है? इस साल कितनी जो वंदे भारत हैं वो आ जाएंगी? देखिए, भारत कई दशकों से बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था। 1950 की टेक्नोलॉजी, 1970 की टेक्नोलॉजी। प्रधानमंत्री जी ने 2017 में विजन दिया कि हमें वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स भारत में डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर करनी है। इंजीनियर्स ने, देश के इंजीनियर्स पे गर्व है हमें, उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और पहली 2 वंदे भारत निकली 2019 में। बहुत अच्छी उसका एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी राइड क्वालिटी है, पैसेंजर्स खुश है, उसकी करीब 95% उसकी ऑक्यूपेंसी रेट है। तो उसको बेसिस लेते हुए पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने 75 ट्रेन का टारगेट दिया, हमको लक्ष्य दिया। उस लक्ष्य को हम लोग पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं। उसकी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई, ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, फील्ड ट्रायल चालू हो जाएंगे अप्रैल में, अगस्त और सितंबर में उसका सीरीज़ प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। आज एक नया टारगेट मिला कि उससे भी अगली जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन्स आप बनाइए, डिज़ाइन कीजिए। बहुत बड़ा अचीवमेंट है देश के लिए। आप देखो, 180 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन बनाने की टेक्नोलॉजी कितने देशों में है? मात्र 7 या 8 देशों में। उस श्रेणी में भारत जब आता है, दुनिया में हलचल मची है कि कैसे भारत ने ये डिज़ाइन अपने आप कर दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इंजीनियर्स की। भविष्य किन ट्रेनों का है, या एक साथ सभी ट्रेनें एग्जिस्ट करेंगी? मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, LHB कोचेज़ हैं, शताब्दी और अब वंदे भारत। क्या भविष्य तीनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगी या फिर किसी एक को आगे जाना होगा और बाकी फेज आउट
कर जाएंगी? देखिए, भारत में रेलवे करीब करीब 850 करोड़ पैसेंजर्स को कैरी करता है एक साल में। 850 करोड़ पैसेंजर्स, इतना बड़ा सेगमेंट है। रेलवे एक समुद्र की तरह है। इसमें हर एक सेगमेंट के लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग सर्विसेज देनी पड़ेगी। मेल भी चलेगी, पैसेंजर भी चलेगी, एक्सप्रेस भी चलेगी, वंदे भी चलेगी, राजधानी भी चलेगी। इस सोच के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए जगह है, सबके लिए स्थान है, सबकी एक रिक्वायरमेंट है। तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है, इसमें इस साल कितने वंदे भारत एक्सप्रेस आ जाएगी और 400 ट्रेनें किस तरह से आएगी, कितनी ट्रेनें आएंगी? 15 अगस्त 2023 से पहले 75 ट्रेन आ जाएंगी। आज का जो टारगेट है 300 ट्रेन का, 400 ट्रेन का, इसका 3 वर्षों में आएगा। इसमें और भी इम्प्रूवमेंट्स करने हैं और एक टोटली नई जनरेशन में जाना है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, एक वर्जन आता है, उसका बाद में उसका अगला साल उससे बेहतर वर्जन आता है, फिर उसके अगले साल उससे और बेहतर वर्जन आता है। टेक्नोलॉजी ऐसे ही डेवलप होती है। टेक्नोलॉजी डेवलप होने में एक साइकिल होती है, उस साइकिल के थ्रू हमें निकलना होता है। तो आज उसी साइकिल से निकल रहे हैं। तो बहुत गर्व की बात है कि हम उसके एक मैच्योरिटी के लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गए। अब उस मैच्योरिटी के लेवल से और आगे बढ़ने की इसमें टारगेट है। तो उसका 3 वर्षों का टारगेट है। ये ठीक है कि जब भी कोई नई चीज़ होती है तो आलोचनाएं भी होती हैं, लेकिन उनको हम एड्रेस करते चलते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अभी जिन रूटों पर चल रही है वो रिच रूट हैं, वहाँ पर ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होती है। लेकिन जब वो बिहार के इंटीरियर इलाकों में या बिहार में और असम में चलेगी तो शायद लोग इतना ज़्यादा उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से वंदे भारत की तादाद आ रही है। बहुत सोच समझ के करेंगे इसका डिप्लॉयमेंट। बिल्कुल, इसमें जो भी ये पॉइंट्स हैं, जितने सजेशंस हैं, जितने विचार हैं, उन सब विचारों को समावेश करके करेंगे। ये बात इसलिए आई क्योंकि वंदे भारत का जो दाम है वो लगभग 1.5 गुना या ज़्यादा है बाकी ट्रेनों से। नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना है। मेरा मानना है कि पैसेंजर्स से जितना भी अभी तक का फीडबैक मिला है, उसके हिसाब से वंदे भारत के फेयर में पैसेंजर्स का कोई इशू नहीं है। पैसेंजर सर्विस अच्छी चाहते हैं, अच्छी सर्विस देना हमारा कर्तव्य है अभी। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वंदे भारत का प्रोलिफरेशन करें। लेकिन जो आपने पॉइंट का, किस क्षेत्र में कितनी वंदे भारत चलानी, वो सब चीज़ें बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से रेलवे में एक साइंटिफिक प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया से डिसाइड करेंगे। स्टेशन रीडेवलपमेंट की जो बात है, 400 स्टेशनों को रीडेवलपमेंट के लिए कहा गया, फिर 150 कहा गया, कभी 100 कहा जाता है। बेसिक प्लान इस समय क्या है, क्या एग्जिस्ट करता है, कितने स्टेशनों पर हम फोकस कर रहे हैं और वो उसका क्राइटेरिया क्या है? स्टेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है। ट्रेन चलनी है, ट्रेन के सिग्नलिंग सिस्टम, उसका इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम, उसके पैसेंजर्स का पीक कितना है, उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना, कहीं भगदड़ न मच जाए, दिव्यांगों का ध्यान रखना। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है। हमारे 2 एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हुए हैं, रानी कमलापति स्टेशन भोपाल में और गांधीनगर का गांधीनगर कैपिटल स्टेशन। इन दोनों स्टेशन की लर्निंग्स जो है, जो हमको एक्सपीरियंस अनुभव हुआ अभी तक का, उसी अनुभव को लेके एक लार्ज स्केल पे अभी करना है उसको। तो उसमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। हमें विश्वास है कि उसकी लर्निंग्स जो आई है, उस अनुभव से एक लार्ज स्केल पे स्टेशन रीडेवलपमेंट चालू हो जाएगा। सर, आप लगातार एनटीपीसी और लेवल 1 को अच्छे से समझाते आ रहे हैं। हम उस विवाद में नहीं जाएंगे जो हुआ, और कमेटी ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है। एक मोटे तौर पर लोग जानना चाहते हैं, युवा जानना चाहते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन ओवरऑल कब तक ये जो दोनों सर्विसेज हैं इनका रिक्रूटमेंट हो जाएगा? कितने साल अभी और लग सकते हैं? सालों की बात ही नहीं है, तो महीनों की बात है सिर्फ। देखिए, कमेटी का अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे, उसमें 3 हफ्ते रखे गए हैं रिप्रेजेंटेशंस रिसीव करने के लिए। आज करीब करीब 1 लाख से अधिक रिप्रेजेंटेशंस आ चुके हैं। उन सब का इन पैरेलल, समय नष्ट किए बिना, इन पैरेलल उसका इवैल्यूएशन चल रहा है सारे रिप्रेजेंटेशंस का। 3 हफ्ते के बाद में कमेटी को टाइम दिया गया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपना रिकमेंडेशन दो। उसी टाइम फ्रेम में हम कंप्लीट करेंगे, विश्वास रखिए। भर्तियाँ पूरी हो जाएंगी? नहीं, भर्तियाँ भी मैं कह रहा हूँ कुछ ही महीनों में, तुरंत उसके बाद में भर्तियों का प्रोसेस चालू हो जाएगा। अभी सस्पेंड किया हुआ है, तो जैसे ही कमेटी की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करते हैं, उसके तुरंत बाद में भर्ती का प्रोसेस भी चालू हो जाएगा और कुछ ही महीनों में कंप्लीट करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ मेरा आखिरी प्रश्न है, जो ये नौकरियां हैं ये लोअर लेवल पे हैं, जो हायर लेवल पे हैं वो उसमें 3 साल पहले
कैडर का मर्जर हो गया था और यूपीएससी से भी ऑफिसर्स लेने बंद कर दिए गए थे। 3 साल से ऑफिसर्स नहीं लिए गए हैं। तो क्योंकि मर्जर करते समय कहा गया था कि रेलवे अपनी सर्विसेज शुरू करेगा, ना तो रेलवे ने अपनी सर्विसेज शुरू की हैं और ना ही यूपीएससी से अधिकारी लिए हैं। तो क्या इन अधिकारियों की कमी नहीं महसूस हो रही है? 3 साल से नहीं लिए गए हैं, इसमें भी ये जॉब से जुड़ा हुआ मामला है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रश्न है। मैं आपको इसको कॉम्प्लेक्सिटी को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, रेलवे टेक्निकल डिपार्टमेंट है, हमें मैकेनिकल इंजीनियर्स भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी चाहिए, सिविल इंजीनियर्स भी चाहिए, नॉन इंजीनियर्स भी चाहिए, राइट। अब यूपीएससी की जो एग्ज़ाम करने की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में कैसे किसी टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक उसी डिसिप्लिन का मिले, ये विचार अभी भी यूपीएससी के साथ डिस्कशन चल रहा है। ये डिस्कशन कंप्लीट होता है, उसके तुरंत बाद में प्रोसेस चालू करेंगे। फील्ड में आपकी बात सही है, फील्ड में इसका असर भी है, महसूस भी किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो ऑफिसर कैडर में ग्रुप ए और ग्रुप बी होते हैं, तो ग्रुप बी के ऑफिसर्स बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। तो एक बड़ी खबर दी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद लेवल 1 और एनटीपीसी के जो छात्र हैं उनको कुछ ही महीनों में जो अंतिम परिणाम है उनका वो मिल जाएगा। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।